तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि डेटा को हम हमारे फॉर्म के अंदर से डेटाबेस के अंदर कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर है उसको यहाँ पे कैसे लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं डेटा को इंसर्ट करूँगा तो बार बार मुझे हमारे PHP माइडमिन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो टेबल है उसके अंदर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मुझे डेटा दिखाई देगा। तो जो आप एप्लीकेशन या वेबसाइट बना रहे हो तो आप जिसके थ्रू बना रहे हो, मतलब जिसके लिए आप बना रहे हो, तो उसे तो कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको तो इजीली सारी चीजें अपने आप ही मिल जानी चाहिए। भाई यहाँ पे क्लिक किया तो ये मिला, यहाँ पे क्लिक किया, मतलब आपको वो इफेक्टिव वे में रखना है जैसे कि उसको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो उसको कोई डेटाबेस से मतलब नहीं है, उसको क्या मतलब है कि कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, इस फील्ड का नाम है, तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर मैनर्स के अंदर नाम देना होता है, ठीक है। तो उसको उसको किसके रिलेटेड, किससे रिलेशन है, जो भी आपने बनाया है उससे रिलेशन है, तो कहाँ से डेटा आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो वो टेक्निकल नॉलेज उसको होगा तो वो अपने आप ही नहीं बना लेता, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करके देनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी दूसरी चीज हमें यहाँ पे सीखनी है, जो डेटा हमने यहाँ से इंसर्ट करवाया डेटाबेस के अंदर परमानेंटली स्टोर हो गया, ठीक है। अब उसको जो डेटा वहाँ पे स्टोर हुआ है वो वापस मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी डेटा हमारा है पहले डेटाबेस के अंदर अफेक्ट करेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा, या फिर मैं कहाँ अपडेट करूंगा या फिर डिलीट करूंगा, वो पहले क्या होता है कि डेटाबेस में अफेक्ट करता है, उसके बाद मुझे सारा डेटा चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में रखनी है कि जो भी डेटा आप ले रहे हो या इंसर्ट करवा रहे हो तो बीच में क्या रहता है, आपका टेबल मेंटेन रहता है, ठीक है। उसको आप इंटरफेस बना सकते हो, ठीक है। उसी की मदद से आपको डेटा मिलेगा या फिर डेटा जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ तो डेटाबेस में स्टोर हुआ, फिर वहाँ से मुझे वापस डेटा चाहिए, मतलब वो एक इंटरफेस हो गया, मतलब बीच में जो कड़ी है वो हमारी क्या है, डेटाबेस है। अगर वो नहीं होता तो हमें हमारा डेटा कभी मिलता नहीं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले थे कि डेटा को डेटाबेस में से कैसे फेच करवा के ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया था प्रैक्टिस PHP करके, उसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया था form.php, ठीक है। तो उसके अंदर हमने डेटा कैसे इंसर्ट करवाते हैं तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो वापस मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था, अच्छी तरीके से दिखाई दे इसलिए हमने वहाँ पे टेबल बनाया था। टेबल के अंदर सारा डेटा TRTD और कॉलम के फॉर्म में रखा था क्योंकि इजीली हमने सही तरीके से दिखाई दिया। फिर उसको मैंने कहाँ पे रख दिया था, फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर मेथड हमने रखी थी पोस्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा सारा डेटा क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। पर मुझे क्या करना है, पहले तो हमारे डेटाबेस के अंदर मुझे कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो पहले मुझे डेटाबेस में जाने के बाद टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल के अंदर कौन सी फील्ड चाहिए वो बनानी पड़ेगी, वो किस पे डिपेंडेंट रहती है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपने जो भी फॉर्म बनाया है तो फॉर्म के अंदर 2 फील्ड है, तो मुझे वहाँ पे एक्चुअली 3 फील्ड बनानी पड़ेगी। एक तो यूनिक ID बनानी पड़ेगी, जो प्राइमरी की हम बोलते हैं, जो ऑटो इंक्रीमेंट होती रहती है वो, ठीक है। फिर हमें नेम और फोन, तो 2 चीज हमें, मतलब 3 फील्ड, जितने भी टेबल फील्ड के अंदर जितने भी फील्ड्स होंगे फॉर्म के अंदर, उससे ऑलवेज एक फील्ड ज्यादा बनानी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, यहाँ से आपको पता चल गया। तो वहां पे जाने के बाद कैसे बनाना था वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। फिर उसको यहाँ से कैसे कनेक्टिविटी देते, तो उसके लिए उन लोगों ने कमांड ही दे दिया है कि MySQL कनेक्ट, फिर डेटाबेस के साथ, कौन से डेटाबेस, तो वो लोकल डेटाबेस के साथ। तो मुझे पहले सर्वर का नाम देना होता है, ठीक है। फिर उसका यूजर नेम बाई डिफॉल्ट रूट होता है, पासवर्ड कुछ भी होता नहीं है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर। फिर कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है तो मुझे यहाँ पे देनी पड़ती है हमारा डेटाबेस का नाम। अगर ये सही से कनेक्ट नहीं हुआ तो मुझे यहाँ पे क्या दे देगा, DB नॉट कनेक्टेड का मैसेज दे देगा, ठीक है। और जो भी हमारी कनेक्टिविटी हुई है इस डेटाबेस के साथ उसको एक वेरिएबल के अंदर में डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इसको आगे कहीं पर भी यूज करना हो तो मुझे इसे वेरिएबल से थ्रू ही इजीली मिल जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो पहले मुझे फॉर्म के अंदर जो मैंने फील्ड रखी है उसके अंदर जो डेटा डाला है वो मुझे यहाँ पे पहले मिलना चाहिए, फिर उसके बाद ऑपरेशन करना। तो मुझे क्या करना है, अब जो भी डेटा मुझे मिला है वो मुझे डेटाबेस मतलब टेबल के अंदर डालना है।
तो उसके लिए मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी इंसर्ट इनटू, ये तो फिक्स हो गया। फिर टेबल का नाम स्टूडेंट और उसके अंदर जो फील्ड है वो ऑलवेज बैकवर्ड कोट के अंदर, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मुझे ये पोस्ट होगा, वो डेटा यहाँ से प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में नेम है तो यहाँ पे नेम आएगा, फ़ोन है तो यहाँ पे फ़ोन आ जाएगा। फिर जो भी क्वेरी हमारी है उसके मुझे वहाँ पे ले जाना पड़ेगा तभी वो रन होगी। तो वहाँ ले जाने के लिए वापस उन लोगों ने एक क्वेरी दे दी है, कनेक्शन दे दिया है MySQL क्वेरी, जिसके अंदर जितनी भी क्वेरी है वो रन होती है, फायर होती है। ठीक है, तो फायर करने के लिए पहले मुझे कहाँ कौन से डेटाबेस में रन करवाना है तो उसका पहले कनेक्शन देना होता है, फिर उसके अंदर क्वेरी मुझे लिखनी होती है। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा, अगर सही से डेटाबेस के अंदर क्वेरी फायर मतलब रन हो रही है तो मुझे यहाँ पे 1 देगा, अगर नहीं हो रही तो मुझे 0 देगा। अगर 1 मिल रहा है तो इफ के अंदर किसी भी नॉन जीरो वैल्यू होगी तो ट्रू हो जाएगा, अगर 0 आएगा यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 होगा तो मैसेज क्या दे दे, अगर 0 होगा 1 होगा तो मुझे मैसेज दे देगा सक्सेसफुली इंसर्टेड, और नहीं होगा तो समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये डेटा इंसर्ट करने की प्रोसीजर थी। अब मुझे क्या करना है कि वहाँ से डेटा शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे वापस एक नया पेज बना रहा हूँ जिसका नाम मैं दे रहा हूँ, डेटा को मुझे देखना है तो मैं दे रहा हूँ view.php। ठीक है, पेज का नाम क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, view.php। तो अब पहली बात तो मुझे जैसे डेटाबेस के अंदर डेटा मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है मतलब दिख रहा है, वैसे ही मुझे कहाँ पे चाहिए, मेरे पेज के अंदर क्या चाहिए मुझे, मेरे पेज के अंदर वैसा ही डेटा एज इट इज चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस PHP करके हमारा डेटाबेस है उसके अंदर गया और वहाँ पे स्टूडेंट नाम के टेबल में गया। तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, देखो इतनी चीज आपको किस तरीके से दिख रही है, तो स्टूडेंट आईडी, नेम और फ़ोन नंबर ऐसे दिख रहा है। तो मुझे एज इट इज इतना डेटा ही चाहिए, इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना डेटा कहाँ पे चाहिए, मेरे पेज के अंदर चाहिए। तो पहले मुझे उसके लिए ये कैसे टेबल फॉर्मेट में है, तो वैसे ही मुझे वहाँ पे क्या बनाना बोलेगा, टेबल बनाना। तो इसके अंदर कितनी कॉलम है, 3 है, तो वहाँ पे मुझे 3 कॉलम बनानी पड़ेगी। इसके अंदर कितनी रो है, तो यहाँ से जैसे जैसे डेटा इंसर्ट करते जाओगे वैसे वैसे वहाँ पे डेटा नई रो मिलनी चाहिए, ये आपकी रो हो गई। ठीक है, तो ये रो बढ़ती होनी चाहिए, मतलब ये फिक्स हो गई है, जो स्टूडेंट आईडी, नेम और फ़ोन नंबर है वो फिक्स है, पर उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड हमें मिल रहे हैं वो क्या होता है कि हर बार नया नया मिला, जितना डेटा आप इंसर्ट करते रहोगे उतनी फील्ड मुझे वहाँ पे मिल नहीं जाए। तो कैसे बनाते हैं उसको, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि हम अपने कोडिंग के अंदर जाए, और ये तो पता चल गया कि यहाँ से आपको कितनी चीज़ चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ चाहिए, 3 रो तो 4 रो और 3 कॉलम। तो मैं पेज, पहले तो मुझे पेज बनाना पड़ेगा, तो पेज बना रहे तो अब मुझे क्या चाहिए कि जितना पेज मैंने बनाया था, ठीक है, तो इस पेज के अंदर हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी डेटा नहीं है, तो फॉर्म था, लास्ट में हमने यही बनाया था। ठीक है, तो जो फॉर्म के अंदर डेटा था वो मुझे बार बार यहाँ पे डेटाबेस में जाना पड़ता है देखने के लिए भाई डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हमने क्या बनाया था, एक नया पेज बनाया व्यू नाम का, जिसके अंदर मुझे सारा डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे बार बार डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे कैसे डेटा पड़ा है आपके पास, तो रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है कि भाई स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, ठीक है, और फ़ोन नंबर है, तो ये 3 रो और कॉलम के फॉर्म में, मतलब एक टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो जितना भी डेटा आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो टोटल रो आपके पास कितनी है, रिकॉर्ड, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है वो अपने आप बढ़ते रहते हैं, पर इसकी जो कॉलम है यहाँ पे फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये सेम चीज़ आपको कहाँ पे चाहिए, क्लाइंट को दिखानी है। मतलब आप किसी भी तरीके की एप्लीकेशन बना दो तो क्लाइंट को कोई टेक्निकल तो है नहीं, तो उसे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से डेटा देखना है मुझे। तो वो चीज़ आपको कहाँ पे देनी होती है, आप जो फॉर्म बना रहे हो या फिर पेज बना रहे हो, तो उसमें अलग से एक पेज बना के देना होता है जहाँ पे आपको सारा डेटा डेटाबेस के अंदर है वो यहाँ पे देखना होता है, और जो भी फंक्शनलिटी देनी होती है वो उस पेज के अंदर देनी होती है। ठीक है, तो हमने एक नया पेज बनाया है view.php, तो उसके अंदर वापस से हम कोडिंग कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मुझे टेबल स्ट्रक्चर में चाहिए तो यहाँ पे टेबल बनाना ही पड़ेगा, तो मैं एक HTML बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ टेबल का, जिसकी मदद से हमें देखने में आसानी रहे। तो टेबल के अंदर बॉर्डर में दे रहा हूँ यहाँ पे 1,
और उसकी विड्थ में यहाँ पे दे रहा हूँ 600 ताकि अच्छी तरीके से वो दिखाई दे रही। फिर उसके अंदर एक रो बना रहा हूँ, मतलब टेबल रो को ख़त्म, और उसके अंदर कितनी कॉलम थी हमारे पास, टोटल 3 रो थी। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी रो थी, 3 थी। तो तीनों की तीनों रो मुझे पहले दिखाई देनी है। कितनी रो है यहाँ पे, कितनी कॉलम है यहाँ पे, 1 2 और 3, मतलब स्टूडेंट आईडी, नेम और फ़ोन। तो 3 कॉलम को मुझे इस रो के अंदर बनाना पड़ेगा। तो कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टीडी, टेबल डेटा, और उसके अंदर हम लिख देंगे स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे आप अपनी तरीके से कोई भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये तो क्या है, सिर्फ हेडिंग है, फील्ड का नाम है। ठीक है, फिर टीडी के नीचे क्या था, नेम, उसके बाद था फ़ोन। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे जैसे ही आप इतना लिखोगे तो आपके पास एक रो बन के आ गई होगी और उसके अंदर 3 कॉलम बनी होगी। ठीक है, हम देखते हैं वहाँ पे कैसे बना है। तो हम पेज के अंदर जाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे view.php, जैसे एंटर देंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे कि स्टूडेंट आईडी, नेम और रो, तो ये कॉलम हो गई, ये तो बदलने वाली नहीं है, पर इसके अंदर जो भी डेटा मुझे मिल रहा है वो हमारा बार बार बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स है नहीं कि भाई इतना ही डेटा आएगा। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे हज़ारों रिकॉर्ड भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे मुझे वापस कैसे मिलने चाहिए, जहाँ पे जितना रिकॉर्ड यहाँ पे था वैसे ही इतना रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, जो भी डेटा आप इंसर्ट करवा रहे हो पहले कहाँ पे आता है, आपका डेटाबेस के अंदर, फिर वहाँ से डेटा आपका आता है व्यू वाले पेज के अंदर। मतलब मीडिएटर बीच में कौन है, यहाँ पे डेटाबेस है। जो भी आप चेंजेस करते हो पहले डेटाबेस में चेंजेस होता है, उसके बाद आपको जो भी आप पेज बना रहे हो या कोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मिलना चाहिए। मतलब डेटाबेस के सिवा आप कहीं से भी डेटा ला नहीं सकते या स्टोर नहीं करवा सकते। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आप डेटा को स्टोर नहीं करवा सकते, ये आपका मेन रूल्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब मीडिएटर ऑलवेज डेटाबेस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी। कनेक्टिविटी करवाने के लिए जैसे हमने फॉर्म के अंदर किया था, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि माइस्क्यूल कनेक्ट लिखा था, जिसकी मदद से डेटाबेस को वो सही से कनेक्ट कर सके। तो यही चीज़ मुझे वापस कहाँ लिखनी पड़ेगी, हमारे व्यू वाले पेज के अंदर। तो मैं पहले इसके ऊपर PHP स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और उसके स्टार्टिंग में मैं लिख रहा हूँ कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारी कनेक्टिविटी जैसे फॉर्म में हमने की थी तो वैसे ही यहाँ पे होगी। अब मुझे वहाँ से डेटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। जैसे डेटा इंसर्ट करवाने के लिए इंसर्ट की क्वेरी थी, वैसे ही डेटा लाने के लिए भी एक अलग से क्वेरी है, जो हमने 2 दिन या कल या उससे पहले पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्वेरी को वहाँ से डेटा लाना है तो क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो क्वेरी चलाने के लिए हम लगते हैं सिलेक्ट की क्वेरी, और स्टार का मतलब यहाँ पे हो गया, मुझे वहाँ से सारे फील्ड चाहिए, मतलब स्टूडेंट आईडी भी चाहिए, स्टूडेंट नेम भी चाहिए और फ़ोन नंबर, मतलब जितने भी फील्ड है वो सारी फील्ड। अगर मुझे नेम और फ़ोन नंबर ही चाहिए होते तो स्टार की जगह मुझे वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेम और फ़ोन, ये दोनों चीज़ें मुझे कॉमा के फॉर्म में लिखनी पड़ती है। और फ्रॉम कहाँ से लाना है, तो स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर से। तो मुझे क्या पे क्या करना पड़ेगा, उस टेबल का नाम जिस फॉर्म में यहाँ पे आपने दिया है वही मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम के बाद। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट वाले टेबल में से जितना भी रिकॉर्ड है वो नेम और फ़ोन पढ़ेगा। ठीक है, और उसको रन करवाना। पर मुझे क्या चाहिए, अभी तो सारी फील्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टार लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया। अब जो क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी है उसको मुझे पहले वहाँ ले जाने के बाद फायर करवाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे कर रहा हूँ MySQL और उसके बाद क्वेरी। तो पहले मुझे कौन से डेटाबेस में ये क्वेरी फायर करवानी है, तो डेटाबेस का कनेक्शन पहले देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कनेक्शन और उसके बाद यू क्वेरी का नाम। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ और कनेक्शन दे रहा हूँ, तो वो इस डेटाबेस के अंदर इस टेबल को फाइंड करेगा और वहाँ से जितना भी डेटा हो वो मुझे वापस ला के दे देगा। पर
अब आपको क्या चाहिए कि डेटा मिलना चाहिए इसके अंदर, पर देखो अभी इसके अंदर डेटा किस तरीके से मिलेगा। कभी भी माइस्क्यूल क्वेरी के अंदर आपको डेटा नहीं मिलता। आपको क्या मिलता है कि उसके अंदर कितना रिकॉर्ड है वो मिलता है, मतलब नंबर के फॉर्म में मिलता है। कौन सा है भाई, ABCD है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, वो नहीं मिलता। आपको क्या मिलता है, सिर्फ कौन कितना रिकॉर्ड है। तो देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो माइस्क्यूल क्वेरी को फायर करवाने के बाद, माइस्क्यूल क्वेरी को फायर करवाने के बाद आपको जो भी डेटा मिलेगा वो ऑलवेज एरे के फॉर्म में होगा। तो आप इको लिखोगे तो आपको वो वहाँ पे एक एरर दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ पे किस तरीके की एरर देगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह की एरर भी आ सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, रिजल्ट कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, मतलब जो एरे के अंदर रिकॉर्ड है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब मैंने आपको बताया कि एरे के अंदर जो भी डेटा हुआ आपको प्रिंट करवाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर। ठीक है, ये चीज़ आपको चाहिए। तो जैसे ही आप सेव करते हो और यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश करते हो, तो जो भी डेटा होगा वो आपको एक एरे के फॉर्म में मिलेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा। तो उसके अंदर वो क्या क्या देता है, तो करंट फील्ड कौन सी है तो वो 0 देगा। फील्ड, इसके अंदर फील्ड कौन ली है, फील्ड काउंट करके दे रहा है कितनी फील्ड है। तो फील्ड मतलब क्या होगी, ये आपकी जो कॉलम है उसको वो फील्ड एज अ काउंट करता है। तो इसके अंदर कितनी फील्ड है, स्टूडेंट आईडी 1, नेम 2 और फोन नंबर 3। तो यहाँ पे आपको कितना दिखा रहा है, 3। ठीक है, उसके बाद कितनी रो है उसके अंदर, तो रो मतलब क्या हो गई, ये जो आपको रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा दिखाई दे रहा है वो एज अ रो काउंट करता है। तो यहाँ पे 3 4 और 5 और 6, तो यहाँ पर आपको कितनी रो दिखाई दे रही है, 6। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको रिकॉर्ड देता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा था वो चाहिए। तो वो कभी भी आपको माइस्क्यूल क्वेरी के अंदर नहीं देता। इस क्वेरी की मदद से आपको कभी भी कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेरिएबल के अंदर आपने क्वेरी को फायर करवाया था उसको पहले कहाँ पे रखना पड़ेगा, QU2 नया वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके जो डेटा मुझे QU1 के अंदर मिला है उसको मुझे पहले एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा लाने के लिए प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। जैसे क्वेरी को फायर करवाने के लिए MySQL क्वेरी है, वैसे ही डेटा को लाने के लिए MySQL फेच एरे है। फिर इसके अंदर से डेटा कहाँ से आएगा, तो आपने जो भी क्वेरी फायर करवाई उसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उस वेरिएबल को आपको रखना है माइस्क्यूल फेच एरे के अंदर। तो वो क्या करेगा, आपके पास डेटाबेस में जितना भी रिकॉर्ड होगा उसमें से फर्स्ट रिकॉर्ड वो रीड करेगा और QU2 के अंदर ट्रांसफर करवा देगा। मतलब पहले जो भी रिकॉर्ड था, फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड विथ की, स्टूडेंट आईडी तो उसके अंदर वह नेम, तो उसके अंदर हर्ष, फोन तो उसके अंदर ये फोन नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड वो आपको लाके दे देगा किसके अंदर, QU2 के अंदर विथ की और वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे मिलता है। तो ये भी QU2 भी क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एक एरे है, तो उसको प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंट अंडरस्कोर आर फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप रिफ्रेश दोगे तो देखो ये फर्स्ट रिकॉर्ड और ये स्टूडेंट आईडी, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गई आपकी ये वाली स्टूडेंट आईडी और 1। तो आप यहाँ पे आपको दो तरीके से डेटा मिल रहा है, एक तो इंडेक्स एरे में भी मिल रहा है और दूसरा आपको एसोसिएटिव एरे में भी मिल रहा है। ये वाला आपका एसोसिएटिव एरे हो गया, वो ये आपका इंडेक्स एरे हो गया। तो ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड दो तरीके से मिल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा रिकॉर्ड भी आपको सेम टू सेम इंडेक्स एरे और दूसरा यहाँ पे नेम के अंदर क्या मिल रहा है, एसोसिएटिव एरे। मतलब आपको दो तरीके से डेटा मिलेंगे। वो माइस्क्यूल फेच एरे आपको दो तरीके से डेटा देता है, एरे के फॉर्म में भी देता है और इंडेक्स के एसोसिएटिव एरे में भी देता है और इंडेक्स एरे के अंदर भी देता है। आपको क्या चाहिए उसमें से, तो उस फील्ड का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। अगर आप 0 लिखोगे तो 1 मिलेगा, अगर आप स्टूडेंट आईडी लिखोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। फिर उसके अंदर कौन सी फील्ड है वो आपको यहाँ पे
रखनी होती है। कहाँ पे? Q2 के बाद अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे तो 1 मिलेगा। अगर आप कोई की लिख रहे हो तो स्टूडेंट आईडी वो आपको सिंगल कोट में लिखनी होती है। अगर आप 0 1 2 3 लिख रहे हो तो सिंगल कोट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप की लिख रहे हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सिंगल कोट लिखना जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया और रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ यहाँ पे 1 मिलेगा। अगर मुझे कोई दूसरी फील्ड चाहिए तो क्या था मेरे पास यहाँ पे? नेम। तो मैं यहाँ पे जैसे ही नेम दूंगा तो मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर जो नेम था वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे भी फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर नेम था तो मिल गया। अब मुझे तो यहाँ पे जैसे ही फोन चाहिए, जैसे नेम किया वैसे आपको फोन चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? फोन भी रख सकते हो, ठीक है। अब मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए, मतलब यहाँ तो हमें क्या मिला? माई स्कूल फेच एरे किया तो हमें फर्स्ट रिकॉर्ड ही वो दे रहा है, पर मुझे क्या चाहिए? जितने भी रिकॉर्ड टेबल के अंदर पड़े हुए थे वो मुझे सारे चाहिए जब तक ये रो खत्म ना हो जाए। कौन सी रो? ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, पांचवी और छठी और सातवीं आए तब उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है तो अपने आप ही काउंट कर लेता है भाई डेटा खत्म हो गया तो क्या करेगा वो वहां पे ओवर हो जाएगा। तो मुझे इसको फैच एरे को लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। कहाँ पे? वाइल के अंदर लिखना पड़ेगा पूरे का पूरा। और लूप मैंने यहाँ पे चालू कर दी और लूप यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी। तो ये क्या करता है कि पहली बार वो रिकॉर्ड फर्स्ट रिकॉर्ड को पढ़ेगा, इसको एरे में कन्वर्ट करेगा और Q2 के अंदर दे देगा। उसमें से मुझे क्या चाहिए? तो कोई नेम मैंने लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता तो पूरा एरे मुझे प्रिंट करके देगा। तो पूरा एरे प्रिंट हो गया। वापिस वो जैसे ही लूप खत्म हुई तो वापिस अपने आप ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद वो दूसरा रिकॉर्ड वो रीड करेगा। दूसरा रिकॉर्ड मतलब क्या हो गया आपका? ये वाला अपने आप ही। उसके अंदर मुझे कुछ भी किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना होता, वो अपने आप ही चेक कर लेता है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड कौन सा है। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पढ़ेगा, वापिस Q2 के अंदर ट्रांसफर करेगा और वापस यहाँ पे जितना रिकॉर्ड होगा वो प्रिंट होगा। फिर इसके बाद सेम टू सेम थर्ड, 4, 5, 6, 7, जैसे 7 आएगा तो उसके अंदर किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं है तो क्या कर देगा? इसको ब्लैंक देगा। जैसे ब्लैंक होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे उसको बाहर लाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं हम, यहाँ पे मुझे 6 रिकॉर्ड है तो 6 रिकॉर्ड सही से मिलने चाहिए। तो यहाँ पे सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा। ये लास्ट रिकॉर्ड आपको 6 नंबर वाला मिल गया और ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। तो बीच में 1 6 6 के बीच में ही होने वाला है, 7वां रिकॉर्ड तो है ही नहीं। सही से आपको देखना है इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एक मैंने प्री टैग मतलब फॉर्मेटेड में देखना है आपको तो ऑलवेज आपको यहाँ पे इको के अंदर प्री टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको वो सही तरीके से एरे को दिखाएगा। देखो यहाँ पे सही तरीके से दिखा दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट एरे हो गया, सेकंड रो, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, 4, 5, 6, जैसे 7 आया तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब ये रिकॉर्ड मुझे कहाँ पे चाहिए? तो ये जो हमारा टेबल था, टेबल के अंदर जितनी भी स्टूडेंट आईडी है तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आनी चाहिए और नेम है तो यहाँ पे नेम आना चाहिए, फ़ोन है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने टेबल के नीचे चाहिए, टेबल के ऊपर नहीं चाहिए और फॉर्मेट में चाहिए। मुझे यहाँ पे आईडी है तो आईडी ही मिलनी चाहिए, यहाँ नेम है तो नेम ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म के फॉर्म में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक और कॉलम बनानी पड़ेगी, मतलब एक और रो बनानी पड़ेगी। तो उसको मैं कॉपी करके नीचे रख देता हूँ। तो जैसे ही हम सेव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी रो यहाँ पे बन के आ गई हुई, पर इसके अंदर स्टूडेंट आईडी नहीं, मुझे स्टूडेंट की ये आईडी चाहिए 1 2 3 4 5 6 वाली, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको लूप के अंदर रखना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे किसको रखा है? लूप के अंदर प्रिंट अंडरस्कोर आर को लूप के अंदर रखा है। तो अब मुझे लूप के अंदर इस पूरी टीआर को रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 3 कॉलम है और पहली बार रिकॉर्ड आए तो ये प्रिंट आईडी प्रिंट हो गई, नेम हो गया, फोन हो गया। वापिस ऊपर जाएगा तो दूसरा रिकॉर्ड रीड करेगा और उसके अंदर से भी स्टूडेंट आईडी, नेम और फोन मुझे वापस मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस रो को कॉपी करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, पर ये तो क्या है? PHP है और PHP HTML के बीच में तो नहीं लिख सकते। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि PHP लैंग्वेज
HTML के अंदर कहीं पर भी और कैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे सिर्फ उसके स्टार्टिंग टैग है वो यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लूप स्टार्ट की तो PHP चालू हो गया और यहाँ पे PHP टैग क्लोज हो गया। देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, तो किसको आपको लूप के अंदर रखना है, तो मुझे इस पूरी TR को लूप में रखना है। तो मैं यहाँ नीचे जाने के बाद क्या करता हूँ, लूप को क्लोज कर देता हूँ। तो ये चीज यहाँ पे खत्म हुई, मतलब पहली बार आएगा तो पहली रो पहले प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद वापिस ऊपर जाएगी तो दूसरी रो प्रिंट होगी, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जैसी सात आएगा तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर आपने यहाँ पे लूप घुमाई है तो वहां यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस लूप को ओवर करना पड़ेगा, मतलब खत्म करना पड़ेगा, मतलब कमेंट देनी पड़ेगी। दो बार एक ही चीज कभी भी लूप में नहीं चलेगी। अगर आपने यहाँ पे लूप घुमा लिए तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे नहीं घुमाई तो यहाँ पे डेटा आपको स्टार्टिंग से मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद है। अगर देखो यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं किया तो हमें 6 रो मिलेगी सही, पर उसके अंदर जो भी डेटा है वो नहीं मिलेगा। देखो सब सेम हो गया। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो देखो मैंने जो पहला रिकॉर्ड मुझे चाहिए तो मैंने कहाँ पे लिखा था, print_r के अंदर मैंने इसके अंदर फील्ड का नाम लिखा था ना, स्टूडेंट आईडी। तो सेम टू सेम मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे पहले तो इसको PHP के फॉर्म में चाहिए तो PHP टैग स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे दिखाना है तो इको करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है इसके अंदर। कहाँ से आ रही है, तो Q2 के अंदर, उसके अंदर फील्ड का नाम क्या देना है, स्टूडेंट आईडी। अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर फील्ड का नाम नहीं दे रहे हो, Q2 लिख रहे हो, तो पूरा एरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उसमें से कोई पर्टिकुलर फील्ड चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बाद में लिख दिया स्टूडेंट आईडी। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे जैसे स्टूडेंट आईडी लिखा है वैसे ही मैं लिख दे रहा हूँ वहाँ पे नेम। तो ये जो फील्ड वहाँ से आ रही है, ये जो फील्ड आप लिख रहे हो वो कहाँ से आ रही है, एग्जैक्टली आपके टेबल के अंदर से। इस फील्ड का नाम आपको वहाँ पे देना होता है। यहाँ पे मैंने student_id है तो मुझे यहाँ पे student_id ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे नेम है तो यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। अगर मेरे पास यहाँ पे कैपिटल में नेम है, ठीक है, कैपिटल में नेम दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे कैपिटल में ही नेम लिखना पड़ेगा ऐसे। अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड वहाँ से चेक करता है, वही है तो ही यहाँ से, तो ही यहाँ पे प्रिंट करने देगा। ठीक है, तो सेव करते हैं, वापस हम देखते हैं इसको हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो आ गया, हर्ष, मेहुल, विजय, SDF, नवीन और हरेश यहाँ पे था, वही वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सेम टू सेम फोन नंबर भी प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे सिर्फ लिखना है फोन। इसे सेव करूँगा, यहाँ पे हम चले गए, रिफ्रेश करो तो फोन नंबर आ गए। तो अब बार बार आपको डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए भी डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको डेटा ऐड करना है तो फॉर्म में गए, कोई नया रिकॉर्ड डाला, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया केवल केयूर, उसका नंबर डाल दिया मैंने 98 ओके, सेव करा। जैसे ही सबमिट किया तो सबमिटेड सक्सेसफुली इंसर्टेड रिकॉर्ड आ गया। जैसे ही व्यू में जाऊंगा तो जो डेटा अभी मैंने अपलोड किया वो यहाँ पे मिल गया मुझे। तो मुझे डेटाबेस में जाने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली मुझे डेटा यहाँ से भी मिल सकता है। वो चीज़ आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो ऐसे भी हम यहाँ पे अपनी तरीके से बना सकते हो, डेटा यहाँ पे ला भी सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और यहाँ पे एक चीज़ बढ़नी है कि आपको क्या है कि बार बार आपको ये लूप जहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो देखो अभी ये PHP टैग हमने HTML के अंदर लिखा ना, तो हम अपने पेज में जाने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो टी बॉडी के अंदर, टेबल के अंदर यहाँ पे देखो सिर्फ मुझे वैल्यू दिखाई देगी। इसके अंदर की जो मैंने PHP की कोडिंग की है वो मुझे नहीं दिखाई दे रही, मतलब सर्वर साइड कोडिंग है वो हमारा क्या हो गया, सिक्योर हो गया।
ठीक है, उसने किस तरीके से लिखा है, कौन सा डेटा लिखा है, किस फील्ड के अंदर लिखा है, तो वो उसे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिक्योर भी हो गया और बहुत इजी तरीके से हम देख भी सकते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसे आपको डेटा को डेटाबेस में से लाना होता है, और कहीं पर भी आप PHP टैग चालू कर सकते हो, पर ध्यान रखना है उसको इको करना। अगर आप यहाँ पे इको करना भूल गए तो आपको वैल्यू प्रिंट होके नहीं दिखाई देगी, ब्लैंक दिखेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि इको ऑलवेज जो भी डेटा प्रिंट करवा रहे हो तो करवानी, और कौन सा डेटा मिल रहा है, सिंगल डेटा मिल रहा है या फिर पूरा एरे मिल रहा है, वो आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, तो डेटा कैसे व्यू करवाते हैं वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये डेटाबेस की कनेक्टिविटी है इस पेज में भी लिखनी पड़ी और इस पेज के अंदर भी लिखनी पड़ी। तो मेरे पास अब समथिंग ऐसे लॉजिक लगाओ कि आपके पास समथिंग 15 पेज हो, तो 15 पेज में आप सब जगह इस कोडिंग को चेंजेस करते रहोगे, मतलब कॉपी पेस्ट करते रहोगे। फिर एक बार क्या हुआ कि आपने डेटाबेस का नाम ही बदल दिया, मतलब आपने यहाँ पे जो नाम रखा था प्रैक्टिस PHP, वहाँ पे आपने कर दिया प्रैक्टिस PHP 1। तो आपको जितने भी पेज थे वहाँ पे जाके आपको इसको चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, दिक्कत होगी ना, अब किस किस पेज के अंदर मैंने डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवाई वो मुझे पहले देखना पड़ेगा, ओपन करना, तो इसके अंदर बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो इन लोगों ने इस एक और चीज़ दी है हमें जिसकी मदद से हम पेज को अटैच करवा सकते हैं। जैसे कि आप HTML वो सिर्फ पढ़ा होगा, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल या CSS फाइल की लाइब्रेरी फाइल ऊपर अटैच करवा देते हो। तो वैसे ही PHP के अंदर भी कोई फाइल को अटैच करवाने के लिए इंक्लूड यूज होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कट कर लेता हूँ और एक नई फाइल बना देता हूँ यहाँ, उसको नाम में दे रहा हूँ यहाँ पे database.php। आप अपनी तरीके से कुछ भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे PHP ने आने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब सारी जगह पे मुझे यही फाइल चाहिए, कौन सी, database.php। तो इसको मुझे अटैच करवानी है, तो उसके लिए ये लोग फंक्शन दे रहे हैं इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर जो भी फाइल आपको अटैच करवानी है उस फाइल का विथ एक्सटेंशन नाम देना है। क्या, विथ एक्सटेंशन नाम देना है। जैसे यहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट कर दिया, वैसे ही मैं यहाँ पे इसको हटाकर ये लिख रहा हूँ। तो अब मुझे एक ही जगह पे चेंजेस करना पड़ेगा। यहाँ पे PHP 1 कर दिया तो जितनी फाइल के अंदर ये इंक्लूड अटैच थी सारी जगह पे क्या हो गया, PHP 1 डेटाबेस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुत इजी मेथड हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा काम कर ही रहा है। अगर मैं यहाँ से देखो ये चीज हटा रहा हूँ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही कमेंट कर दिया तो यहाँ पे मुझे फाइल के अंदर जो डेटा है कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो हमारा डेटा भी इंसर्ट या हमें डेटा मिलने वाला नहीं है। तो देखो मैंने सबमिट कर दिया, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो डेटा गायब। मतलब क्या हो गया, कनेक्शन क्या है उसे पता ही नहीं है, क्योंकि हमने फाइल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, कमेंट करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब एक जगह पे जो आपको कॉमन चीज़ रखनी होती है, ठीक है, वो एक फाइल के अंदर रख दो और उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हर पेज के अंदर उसको कॉमन बना दो। तो आप उसकी किसकी मदद से, इंक्लूड नाम के कमांड की मदद से उसको अटैच करवा सकते हो। इसका दूसरा फायदा क्या हो गया कि आपकी लिखने की प्रॉब्लम भी कम होगी, बार बार मुझे वो अटैच करवाना नहीं पड़ा, और अगर चेंजेस भी हो गया तो मुझे हर जगह जाके चेंज नहीं करना पड़ रहा, एक जगह चेंज कर दिया खत्म हो गया। ठीक है, तो फाइल ऐसे भी आप अटैच करवा सकते हो। फिर एक और चीज़ कि आपको अब डेटा इंसर्ट करवाना है तो आपको URL के अंदर फॉर्म लिखना पड़ रहा है, या फिर डेटा को देखना है तो वापस आपको यहाँ पे व्यू लिखना पड़ रहा है। तो URL में चेंजेस नहीं करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको एंकल लिंक दे रहे हैं, जो फॉर्म है उसके ऊपर हम एक एंकल लिंक दे रहे हैं। अगर मुझे डेटा देखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, view.php उस पेज का नाम, और यहाँ पे दे रहा हूँ शो रिकॉर्ड। जैसे क्लिक करूँगा तो व्यू वाले पेज में चला जाएगा।
और सेम टू सेम मुझे अगर डेटा इंसर्ट करवाना है तो मैं यहाँ पे व्यू के ऊपर टेबल के ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे form.php और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ इंसर्ट रिकॉर्ड सेव कर दिया। ठीक है, दोनों फाइल के अंदर चेंजेस हो गया। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो एक एंकर लिंक आ जाएगी, डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे चला गया। जैसे ही मैंने डेटा को इंसर्ट किया, सबमिट किया, शो रिकॉर्ड में गया, आ गया। ठीक है, तो हमारा काम क्या हो गया, बहुत इजी। क्लिक जैसे ही क्लिक इवेंट पे बहुत सारा काम हमारा इजीली हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी आज के लेक्चर के अंदर, यही पढ़ना था। और उसके बाद डिलीट और अपडेट था, तो बहुत धीरे से और समझने के बाद ये आपको प्रोसीजर बनानी है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या होता है क्या नहीं होता है इसके अंदर। दो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अगर आप यहाँ से बना के चले जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो समझो इसको कैसे हम यूज़ करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करो बार बार। प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप इसके लिए कम है ये। ठीक है, जब तक आपको याद ना रह जाए कि कैसे कहाँ से क्यों होता है तो आप वहाँ तक उस टाइम तक आप प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, अगर तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लेक्चर के रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।